नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार दुबे आज बेसिकली हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई के केस कैसे फाइल करेंगे। एमएसएमई केस फाइल करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके देखेंगे, सीखेंगे। प्लस इसमें क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या नेसेसरी इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप केस फाइल करने जाओगे, उससे संबंधित डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे और हम ये समझेंगे कि जिससे हमारे केस को सही तरीके से फाइल हम लोग कर सके और हमारे केस में बाद में कोई रिजेक्शन या कोई ऐसा इशू ना आए कि हाँ ठीक है हमने केस तो फाइल कर दिया लेकिन केस फाइल करने के बाद हमारा केस एमएसएमई काउंसिल में लिस्टेड नहीं हुआ या हियरिंग के लिए उसको आगे नहीं कंसिडर किया गया। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप पहले से हम लोग ध्यान करके सब कुछ चीजों को देख करके अगर हम लोग एमएसएमई केस फाइल करते हैं तो फिर उस केस में क्या है कि हमें जो है हमारे केस के रजिस्ट्रेशन की संभावना बहुत कम है। हम पहले समझते हैं कि जिसको केस फाइल करना है यानी पेटिशनर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स केस लॉगिन करते समय या लॉगिन करने से पहले उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको इनवाइस यानी कि जो भी आपने पार्टी को अपने बिल इशू किया होगा, ठीक है, वो आपको इनवाइस होनी चाहिए। नंबर दो, यदि आपने कोई परचेज ऑर्डर इशू कर रखा है यानी कि सपोज दैट आपको जिसने आपसे परचेज किया था या जिसने आपसे सर्विस लिया हुआ था उसने आपको कोई वर्क ऑर्डर या कोई परचेज ऑर्डर अगर दे रखा है तो उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। नंबर तीन, ईवे, यदि आपने उस पार्टी को सामान सप्लाई कर रखा है तो आपने ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसका ये बिल भी काटा होगा कि हाँ ठीक है उसको डिलीवरी हुई है या किस रास्ते से जो हुई, जो कि आपको पता है कि ईवे बिल मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर ईवे बिल नहीं भी है एमएसपी केस फाइलिंग करने में तो ऐसा नहीं है कि आप केस फाइल नहीं कर सकते, यदि है तो आपको उसमें फाइल करना चाहिए। अब आते हैं जैसे हमने डिस्कस किया कि परचेज ऑर्डर वर्क ऑर्डर। तो अगर सपोज है बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो छोटे मतलब व्यापारी है, जो छोटे एमएसएमई या माइक्रो लेवल के जो इंडस्ट्रीज हैं, ये बहुत सारे केस में मैं देखा हूँ कि उसमें परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर इशू नहीं किए जाते हैं, वहाँ पे वर्क ऑर्डर परचेज ऑर्डर का उस तरीके का सिस्टम प्रोसेस नहीं। तो बहुत सारे व्यापारी लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि उसमें लिखा है कि आपको वर्क ऑर्डर परचेज ऑर्डर मैंडेटरी आपको देना है जब हम लोग केस फाइल करने जाते हैं, तो हम कंफ्यूजन होता है हम क्या करें। तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास वर्क ऑर्डर परचेज ऑर्डर नहीं इशू किया गया है यानी कि आपको ओरल वर्क ऑर्डर इशू मिला हुआ है, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। एक सिंपल प्रोसेस है कि आपको एक एफिडेविट देना होगा यानी कि पार्टी के नाम से अपने नाम से आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि फला फला पार्टी ने, जैसे किसी XYZ पार्टी ने आपको जो भी ऑर्डर या परचेज ऑर्डर दिया था वो ओरली दिया था यानी उसने कोई रिटर्न में ऐसा कोई परचेज ऑर्डर वर्क ऑर्डर नहीं दिया। तो ये अगर आप एफिडेविट दे दोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये माना जाएगा कि आपका जो परचेज ऑर्डर वर्क ऑर्डर का जो एक मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। नंबर इसके बाद आगे हम आते हैं आपका कोई लेजर। आपने लेजर डेफिनेटली आपने लेजर मेंटेन किया होगा कि कितने कब पैसे आए, कब आपने बिल रेज किया, कंप्लीट लेजर बैलेंस। तो लेजर जो भी आपके लेजर बैलेंस शीट होती है वो भी जो है आपको अगर आपके पास है तो आपको उसमें लगाने होते हैं और वो जरूरी होते हैं। प्लस इसके अलावा जो है इंटरेस्ट शीट, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट शीट यानी कि आपको प्रॉपर इंटरेस्ट शीट कैलकुलेशन होना चाहिए यानी कि कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, किस तरीके से करोगे, ठीक है, वो सारे रिक्वायरमेंट आपको होने चाहिए यानी कि प्रॉपर तरीके से आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जैसा ये लिखा गया है कि आरबीआई गाइडलाइंस के 3 टाइप्स यानी कि 3 गुना हम इंटरेस्ट लेते हैं। अब 3 का इंटरेस्ट कैसे लेते हैं तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 3 गुना इंटरेस्ट रेट मिलता है विद मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आप देखेंगे कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है। तो आपको सपोर्टेड मान लीजिए कि जनवरी के महीने में 6% है तो उसको आपको 18% कैलकुलेट करना है। ये मान लीजिए कि जनवरी फरवरी में वो मान लीजिए 5% हो गया तो आपको 15% करना होगा। यानी कि जिस मंथ में जितने दिन का आरबीआई का इंटरेस्ट रेट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना होगा, उसकी आपको सेपरेट शीट बनानी होगी कि आपने किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया होगा। तो आपके इंटरेस्ट रेट भी हो गया, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। प्लस अपोजिट पार्टी की, अपोजिट पार्टी का आपके पास कंप्लीट डिटेल्स होना चाहिए लाइक कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के ओनर क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, प्लस उनका जीएसटी नंबर या पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो अच्छा रहता है क्योंकि वो इंटीमेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जाता है कि इस आदमी ने या इस बायर ने आपका पेमेंट नहीं दिया। प्लस स्टेट क्या है, प्लस आपके जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको कंफर्म होना चाहिए कि किस पार्टी से कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमको लेना है। तो अगर आप देखेंगे इस जो मैंने अभी डिस्कस किया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसको मैं आपको सेपरेट में पीडीएफ फॉर्मेट में या हमारे वीडियो में ही आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा जिससे आपके लिए उस चीज को समझना इजी है।
जैसा कि हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं कि देखते हैं कि हम लोग केस कैसे फाइल करते हैं। तो केस फाइल करने के लिए सबसे पहले हमने आप देखेंगे कि हमने मतलब कि एक गूगल क्रोम खोल रखा है। इस गूगल क्रोम पे हमको जाकर के एक चीज़ सर्च करना है, जैसा मैं आपको आपके सामने मैं सर्च भी कर रहा हूँ। ये है एमएसएमई डिले पेमेंट। जैसे आप एमएसएमई डिले पेमेंट टाइप करेंगे और इसको इंटर करेंगे। इंटर करते आप देखेंगे सबसे ऊपर जो सबसे पहला पेज है वो खुल करके आ जाएगा, एमएसएमई समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि इसके वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको क्लिक करना। जब आप वेबसाइट में जाकर क्लिक करोगे, वेबसाइट के आपका सीधे ही आपको मतलब कि नेक्स्ट वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट ओपन पे आप देखेंगे सबसे पहले इसमें लिखा है कि एक वेबसाइट आएगा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे एमएसएमई समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लिखा है। उसके नीचे आपको 4 कॉलम दिखाई पड़ेंगे। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो भी अगर भाषा अगर आप देखेंगे तो भाषा के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको भाषा कंफर्टेबल लगता है। नंबर 2 पे आप देखेंगे केस फाइलिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि आपको केस फाइलिंग इंटरप्रेन्योर पब्लिक एमईएस यूनिट, यानी कि जब भी आपको केस फाइल करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नंबर 3 आपको देखेंगे चेक केस स्टेटस, यानी कि अगर आपको अपने केस का मतलब आपने केस फाइल कर दिया है तो केस फाइल करने के बाद आपको ये देखना है कि आपके केस का स्टेटस क्या है, यानी कि लिस्टेड हुआ कि नहीं लिस्टेड हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो आप जाकर के चेक केस स्टेटस में आप चेक कर सकते हो। यह फैक्ट शीट में क्या होता है कि आप देखेंगे किस तरीके की आप देखेंगे रिपोर्ट क्या है, जो भी पेंडेंसी वर्क है, या मतलब इसमें जो मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें गवर्नमेंट अपना डेटा जो भी एमएसएमई रिलेटेड डेटा है उसके बारे में तो दिया गया है। तो ये हो गया एक बेसिक, आपको समझ में आ गया कि वेबसाइट में क्या है। अब अगर हम देखते हैं कि हम लोग एमएसएमई सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं कि एमएसएमई में केस हम कैसे फाइल करते हैं। तो एमएसएमई में केस फाइल करने के लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे केस फाइलिंग फॉर इंटरप्रेन्योर ऑब्लिक एमएसई यूनिट्स। जैसे हम करते हैं इसमें आप देखेंगे 2 चीज लिख करके आ रहा है। इसमें एक चीज लिख के आ रहा है उद्योग आधार नंबर, दूसरा लिख करके आ रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको ये समझना है कि उद्योग आधार नंबर क्या होता है और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। अब किसी भी आप देखेंगे किसी भी जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जो भी एक उसमें उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सीधा लिखा रहता है कि उद्यम, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको एक दिखा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक उद्यम सर्टिफिकेट मध्यम सर्टिफिकेट है, ये बेसिकली हमारी कंपनी का ही है, हमने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो आप देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आप देखेंगे UDYAM, यानी कि जो उसकी स्टार्टिंग होती है उसमें उद्यम लिखा रहेगा, आपको DL है 06 है, जो भी है उस तरीके से चीजें लिखी रहती है। अगर उसके ही नीचे आप देखेंगे कि हाँ ठीक है किस सर्विस में क्या है कैसे क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ नेम ऑफ यूनिट्स, जहां पे नेम ऑफ यूनिट्स लिखा गया वहीं पर आप देखेंगे उद्योग आधार मेमोरेंडम, यानी कि यही इसी को हम जो है जिसे उद्योग आधार मेमोरेंडम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को बेसिकली हम लोग जो है जब यहाँ पे जाते हैं इसी को हम बोलते हैं उद्योग आधार नंबर, यानी उसी को। तो आप 2 तरीके से फाइल कर सकते हो केस, या तो अपना उद्योग आधार नंबर डाल करके केस फाइल कर सकते हो या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके केस फाइल कर सकते हो। दोनों नंबर डाल करके जैसे ही आप डालोगे उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी वेबसाइट को ओपन किया। अब हम ये समझेंगे कि पूरी वेबसाइट यानी कि फाइलिंग का ये जो वेबसाइट है कैसे वर्क करती है और इसमें आप लोग क्या-क्या हम लोग काम कर सकते हैं, यानी कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन या क्या-क्या अपनी ज़रूरतों को चीज़ों को हम देख सकते हैं, किस तरीके से वेबसाइट पूरा काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे इस यानी एमएसएमई डिलीट की जो वेबसाइट का सिस्टम है इसमें हम लोग 4 तरीके का वर्क कर सकते हैं, यानी 4 चीज़ों को हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन एंट्री, यानी कि आप अपने केस के एप्लीकेशन की फाइलिंग की एंट्री कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन लिस्ट, यानी कि आप जो है जो भी एप्लीकेशन आपने फाइल कर रखा है, कितने केस फाइल कर रखे हो, वो आप पूरा अपना लिस्ट आप देख सकते हो कि कितने केसेस आपने फाइल कर रखे। अपडेट पेमेंट म्यूचुअल सेटलमेंट, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने कोई केस एमएसएमई में फाइल किया, एमएसएमई फाइल करने के बाद आपके जो जिससे आपको पेमेंट लेना था उसने आपको पेमेंट कर दिया। आप पेमेंट कर दिया तो आपको क्या करना, आपको जाकर के इस वेबसाइट के माध्यम से जाकर के आप ऑनलाइन ही उस पेमेंट को अपडेट कर सकते हो कि मुझे पेमेंट रिसीव हो गया और हमारा मैटर सेटल हो गया। तो जिससे क्या है आगे जो एमएसएमई काउंसिल होगा उसमें नोटिस पार्टी को नहीं भेजेगा और उस केस को क्लोज कर जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। चेक केस स्टेटस, यानी कि केस फाइलिंग करने के बाद आप अपने केस का यानी कि स्टेटस चेक कर सकते हो कि क्या पोजीशन है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है,
या आपका केस एमएसएमई काउंसिल ने केस में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, जो भी स्टेटस है आप जाकर के इस एप्लीकेशन को, अपने स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग ये 4 मेजर वर्क इस वेबसाइट के माध्यम से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम एक बाय एक चीज़ों को, मतलब वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे आखिर में कैसे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है कि आप देखेंगे एप्लीकेशन एंट्री, यानी कि एप्लीकेशन की एंट्री इन द सेंस कि आप एप्लीकेशन की एंट्री कैसे करें। जब से सबसे पहले पहला पॉइंट है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, अगर जो एक पीडीएफ है कि आफ्टर ओपनिंग द वेबसाइट समाधान जो भी समाधान .msme.gov.in, click on button shown in the screen below, enter the valid Udyam registration number and mobile number as in Udyam registration and click button as shown in screen below। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर या उद्यम आधार नंबर जो भी आपके पास है, वैसे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ही उसमें डाल करके उसको आप कीजिएगा। उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब ये होता है कि जब आपने एमएसएमई यूनिट अपने आप को रजिस्टर किया था, उस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते समय उस समय जो नंबर आपने वहां पे अपडेट किया था, उस नंबर को नंबर आपको उसमें डालना होगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें नीचे कैप्चा है, यानी कि आपको वेरिफिकेशन कोड जिसको बोलते हैं, ये वेरिफिकेशन कोड आपको एंटर करना होगा। जैसे आपने ये सारी चीजें, यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड आप एंटर करोगे, उसके नीचे लिखा होगा कि वैलिडेट उद्यम रजिस्ट्रेशन और रीसेट, यानी कि सपोर्टेड, मान लीजिए कि अगर आपका लगता है कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो आप वैलिडेट कर देंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलत हो गया, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों चीज आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है, जैसे ही पहला स्टेप होता है, उसके बाद आफ्टर वैलिडेट उद्यम रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर registration number and mobile number, the OTP will be sent on your registered email ID on MSME registration। यानी जैसे आप इसको वैलिडेट कर दोगे, वैसे क्या होगा कि आपके पास आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या होता है, यानी कि जब आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया था तो जो ईमेल आईडी आपने वहां पे रजिस्टर की थी, यानी कि डाली थी, वो आपको डालना होगा। उस पर एक आपको ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी जाने के बाद जो है, आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे क्या है कि आप ओटीपी, उस पर ओटीपी आप जो है मतलब इंटर कर देंगे, ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद आप देखेंगे सीधा है एक ऑप्शन है कंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यू इन द सेंस कि ओटीपी डालने के बाद अगर आपने ओटीपी सही डाला है तो ये जो है वेबसाइट जो है नेक्स्ट पेज, यानी कि अगले स्टेज पे अपने आप पहुंच जाएंगे। आफ्टर ओटीपी वैलिडेशन द एंटरप्रेन्योर डैशबोर्ड विल बी ओपन, यानी एक डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पर आप देखेंगे एप्लीकेशन एंट्री, एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन लिस्ट, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था, पेमेंट अपडेट जीएसटी, पैन नंबर एंड लॉग आउट, जो भी है आप ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिस्ट, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई केस नहीं फाइल हो रखा, तो इसमें लिख के आ रहा है एप्लीकेशन लिस्ट कोई नहीं। नेक्स्ट स्टेप है नंबर 4, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लिंक पेज विल बी डिस्प्लेड, प्लीज इंटर द डिस्प्यूट एंड क्लिक ऑन द बटन शोन इन द स्क्रीन। जैसे आपने इसमें देखेंगे एप्लीकेशन एंट्री, यानी कि आपको एप्लीकेशन एंट्री पे क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन एंट्री पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया जो पेज खुल करके आएगा, उसमें लिखा है डेट ऑफ इनवॉइस इन डिस्प्यूट, यानी कि जिस डेट से आपका इनवॉइस डिस्प्यूट अराइज हुआ, वो डेट जब आपने इनवॉइस इशू किया गया था। सपोर्टेड, मान लीजिए आपने किसी पार्टी को 50 बिल इशू किए थे, इनवॉइस इशू किए थे, लेकिन 45 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और 46 में आपको 46 नंबर इनवॉइस में आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो आपको जिस दिन, यानी आपने वो इनवॉइस इशू किए थे 46 नंबर इनवॉइस, उस इनवॉइस नंबर को आपको यहाँ पे डालना है, वहां पे आपको एंट्री करनी है। एंट्री जैसे आप इसी को एंट्री करोगे और इसको आप देखोगे, आप सबमिट कर दोगे। एंट्री मतलब करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ही आप देखेंगे आप नंबर फॉलो का, आफ्टर क्लिकिंग ऑन बटन द एप्लीकेशन एंट्री पेज विल बी डिस्प्लेड, प्लीज इंटर ऑल डिटेल्स, सेलेक्ट द यूनिट अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन और यूएआर। यानी इसको करने के बाद, यानी कि आप देखेंगे जब जैसे हम इनवॉइस नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे इसमें क्या है, इसमें पेटिशनर, एमएसएमई यूनिट और सप्लायर डिटेल्स, यानी कि जो सपोर्टेड, मान लीजिए कि जिसने सर्विस दी है या जिसने कोई सामान सप्लाई किया हुआ है या जिसने कोई सामान बेची है, वो अपने यूनिट का डिटेल्स देगा, जो है अपने डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ऑलरेडी आप जैसे ही करोगे तो आप ऑलरेडी उसमें रहता है। दिल्ली का, यानी पिटिशन आपका ऑफिस कहाँ पे, एड्रेस कहाँ पे, वो डालना है। आप देखेंगे नेम ऑफ द पिटिशनर्स क्या है, फिर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा पड़ता है, नेम ऑफ द पिटिशन, यानी कि आपके यूनिट का क्या नाम, यानी कंपनी का क्या नाम है। फिर आप देखेंगे सोशल कैटेगरी ऑफ पिटिशन, यानी कि आप इसमें एक ऑप्शन है कि आप जो है इसमें ओबीसी, एससी, जो भी आपकी कैटेगरीज है, यानी
सोशल कैटेगरी इन द सेंस कि जो आपके मतलब कि जैसे कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, या जो भी आप इसमें आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा है एड्रेस ऑफ द पिटिशनर, यानी कि आप देखेंगे कि इसमें जो है आपके मतलब कि जो भी यूनिट है उसका आपको एड्रेस लिखना है, उसको डिटेल्स आपको डालना है। मोबाइल नंबर ऑफ द पिटिशनर, फिर ईमेल ऑफ द पिटिशनर, ईमेल आईडी ऑफ द पिटिशनर एंड पैन जीएसटी नंबर। इसमें आप चाहें तो अपना पैन नंबर, जीएसटी नंबर भी आप इसमें इनपुट कर सकते हो, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ पिटिशनर, यानी कि डेफिनेटली आप इसमें भी आपको लिखना है कि टाइप क्या है, माइक्रो है, स्मॉल, जो भी है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। अब ये नेक्स्ट इसी पेज में आप देखेंगे आगे नेक्स्ट मतलब इसमें स्टेप है, प्लीज सेलेक्ट यूनिट फ्रॉम वेयर डिस्प्यूट ऑफ डिलेड पेमेंट अरोज, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपको मतलब कि कहाँ पे अरोज हुआ, यानी कि किस जगह यूनिट था, यानी कि किस जगह मतलब कि कहाँ पे हुआ। तो यूनिट स्टेट कहाँ पे है आपका, देखेंगे दिल्ली है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं अगर पढ़ता हूँ, द ब्लैंक टेस्ट स्पेस इंडिकेट द यूनिट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन, प्लीज सेलेक्ट द यूनिट रजिस्टर्ड अंडर यूनिट रजिस्टर्ड। पिटिशन के डिटेल्स के बाद सप्लाई करने के बाद अब हम आते हैं, अगर हम इसमें देखते हैं एक नया इसमें कॉलम नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ प्लीज सेलेक्ट द यूनिट फ्रॉम वेयर द डिस्प्यूट ऑफ डिले पेमेंट अराइज। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको जहाँ पे मतलब कि डिस्प्यूट अराइज हुआ, जिस जगह पे अराइज हुआ उस यूनिट का नाम लिखना होता है। तो जो भी यूनिट्स है, जैसे पूरे मान लीजिए कि आपकी यूनिट दिल्ली के है, तो आपको क्योंकि ऑटोमेटिक एड्रेस जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब फैच कर लेता है। तो प्लीज सेलेक्ट नाउ, खाली सिर्फ आपको उसमें सेलेक्ट करने रहते हैं कि किस जगह से आपने उसको जो है अपने गुड्स को उसको सप्लाई कर रखा है। नेक्स्ट पैरा हम आते हैं, इसमें देखते हैं जो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आफ्टर फिल ऑल द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम क्लिक एंड सबमिट बटन एज शोन इन द स्क्रीन बिलो आफ्टर द, ये आपको डिटेल्स है, फिर जो आपको रिस्पोंडेंट का डिटेल्स फिलअप करना है, यानी कि रिस्पोंडेंट्स की डिटेल्स के बारे में आपको फिलअप करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि कैटेगरी ऑफ रिस्पोंडेंट क्या है, किस जगह है, स्टेट ऑफ रिस्पोंडेंट किस स्टेट से बिलोंग करता है, उसका नेम का नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट है, एड्रेस ऑफ द रिस्पोंडेंट, मोबाइल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, ईमेल आईडी। ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपके पास उस पार्टी का यानी कि जिसको आपने सप्लाई किया उसका अगर पैन नंबर जीएसटी है तो उसके बारे में भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो, एक नया कॉलम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिर कितना आपको अमाउंट पे करना है, पेबल अमाउंट कितना है, तो ये जो पेबल अमाउंट है इसमें जो है आपको ध्यान देना है कि टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट आपका होता है जो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। मैं इसी वीडियो के एक पीडीएफ में मैं आपको आरबीआई का जो भी गाइडलाइंस है आरबीआई के अकॉर्डिंग कब कब उसका रेपो रेट क्या था उसका मैं आपको डिटेल्स पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिसके बारे में आप देख सकते हैं कि किस समय आरबीआई का इंटरेस्ट रेट क्या था। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कॉलम है, आई गिवन माय कंसेंट वंस द अवार्ड द पास्ट बाय द एमएसएमई इन माय फेवर अ डीम्ड नोटिस टू बी इश्यूड बाय अ कंपनी विद द हेल्प ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड एनईएसएल ऑन रिकवरी ऑफ ड्यू। इसका मतलब क्या है कि हमें कंसेंट देना होता है कि अगर सपोज बायर को जो भी होगा मतलब कि एनईएसएल के माध्यम से बायर को नोटिस मतलब डिजिटली नोटिस सर्व कर मतलब कि करने के लिए हम उसको परमिशन देते हैं, किसको मतलब कि डिपार्टमेंट को परमिशन देते हैं। नेक्स्ट में हम जाते हैं कि अपलोड वर्क ऑर्डर एंड इनवॉइसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब कि जो भी आपके वर्क ऑर्डर है जो भी आपकी इनवॉइसेस है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे कभी कभी ये होता है कि आप देखेंगे कि मतलब कि इनवॉइसेस आपके बहुत सारे मल्टीपल इनवॉइसेस होते हैं या लेजर आपके कई पेज होते हैं, तो एक डाउट होता है कि हम कैसे क्या करें। उसका सिंपल है कि जितने अगर मान लीजिए आपके पास 10 इनवॉइस है, तो ऐसा नहीं कि आपको 10 से 10 इनवॉइस का आपको अलग अलग एमएसएमई केस फाइल करना होगा, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि आपको एमएसएमई जो भी केस होगा उस एमएसएमई के जितने भी इनवॉइस होंगे सबको आपको मर्ज कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में और सबको एक साथ आपको फाइल करना है, और जो सबसे पहले इनवॉइस की डेट होगी उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, वर्क ऑर्डर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास वर्क ऑर्डर है तो वर्क ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे सबमिट करना है, वर्क ऑर्डर डेट करना है। लेकिन मान लीजिए इन द केस आपको वर्क ऑर्डर जो है अर्ली मिला था और आपके पास वर्क ऑर्डर परचेज ऑर्डर नहीं है, तो आपको एफिडेविट देना है, तो वहाँ पे जो भी एफिडेविट का जो भी नंबर होगा, ठीक है, उस नंबर को आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। वर्क ऑर्डर डेट आप जो है जब भी आप ऑर्डर मतलब आपको फोन पे या जैसे भी ऑर्डर आपको मतलब रिसीव हुआ था वो डेट को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्क ऑर्डर नंबर हो गया और डेट डाल देंगे, यहाँ पे इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट जो कि मैंने बोला कि जो सबसे पहले इनवाइस होगा उसको आपको डेट डालना होगा और जितने भी इनवाइस होंगे सब आप मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू हैव मोर देन वन वर्क ऑर्डर लिखा ना कि मर्ज इनटू द सिंगल पीडीएफ फाइल और अपलोड ओनली पीडीएफ फाइल आर एक्सेप्टेड। तो इसमें आप नीचे भी लिखा हुआ है जिसमें मैंने आपको भी बताया है कि अगर आपके पास मल्टीपल इनवॉइसेस है तो आप एक साथ जो है सबको मर्ज करके फाइल कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप है, आप जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, आप सबमिट करेंगे। जैसे आप इसको सबमिट करोगे, आप एक नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाता है। जैसे लिखा है प्लीज वेरीफाई द डेटा फाइनली सबमिटिंग, मतलब एक प्रकार से देखा जाए एक अल्टीमेटम है कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है इसको आप री वेरीफाई करने से नहीं, मतलब पिटिशनर है, इंस्टॉलमेंट का डिटेल्स है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप मैसेज है, पिटिशन के डिटेल्स है, पिटिशन का ईमेल आईडी है, उसका एड्रेस है, जो भी डिटेल्स है आप इसको वहाँ पर री वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ठीक है, जो मतलब हमने इन्फॉर्मेशन दी है करेक्ट है और सही है। ऐसा तो नहीं कोई इन्फॉर्मेशन है जैसे अमाउंट हो गया, ईमेल आईडी है गलत है, क्योंकि अगर ईमेल आईडी या फोन नंबर अगर आपका रॉन्ग होगा तो सामने वाले के पास नोटिस नहीं जाएगा। तो इसको आपको बहुत ही सावधानी से यहाँ पे आपको रीचेक कर लेना सारी डिटेल्स फाइनल सबमिशन से पहले। फाइनल सबमिशन से पहले आपको एक वेरिफिकेशन कोड है जो कि आप डालेंगे, और अगर डालने के बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि फाइनल सबमिट, यानी कि अब यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही फाइनल सबमिट के बटन क्लिक करोगे, ऐसे ही आपके पास आप देखोगे एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन लिस्ट एक पूरा फाइल खोल करके आ जाता है, जिसमें आप देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा, इनवॉइस डेट्स डिस्प्यूट्स है, एनी स्टेट है आपका, मतलब पिटिशन का डिटेल्स हो गया, रिस्पोंडेंट का डिटेल्स हो गया, जो भी सारे डेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जो है इसके बाद जो है इसका आप मतलब प्रिंट ले सकते हैं, इसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। अब आप जाएंगे यहाँ पर, जैसे आप लिखा कि इंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन लिस्ट, जिस एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर आपको चेक करना है तो अब यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक एप्लीकेशन आपको शो होगा जो कि पहले कोई एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा था। इट मीन्स क्या है कि आपका एप्लीकेशन फाइल हो चुका है। अब इन बीच वाले की फाइलिंग करने के बाद आपको लगता है कि पार्टी ने आपको पेमेंट दी है, तो यहाँ पे आप जो है, जिसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बता दिया था कि एक है अपडेट पेमेंट का कॉलम, यानी यहाँ पे आप जाएंगे अपडेट पेमेंट का कॉलम है, वहाँ पे जो भी आपको पेमेंट है, जो भी आपको पेमेंट मिला हुआ है, यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, बता देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डेट टाइम जो भी सेटलमेंट अमाउंट है उसको आप कंफर्म कर दोगे। जब कंफर्म करने के बाद जो है आपका केस ऑटोमेटिकली ये मतलब क्लोज हो जाएगा मैटर, सामने वाले पार्टी को नोटिस नहीं जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि एक जो है आप देखेंगे चेक स्टेटस, यानी कि सपोजेड मान लीजिए कि केस फाइल करने के बाद जो है अपने आप केस का मतलब कि स्टेटस दे सकते हैं कि कितने केस है, कैसे क्या है, और उसको फाइल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने केस का स्टेटस भी दे सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके बेनिफिट, अगर आप एमएसएमई केस में फाइल कर सकते केस फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट है। जैसे लिखा है कि ईमेल इंटीमेशन आर सेंड टू द बोथ एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप व्हेन एंटरप्रेन्योर फाइल्ड एप्लीकेशन, यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे तो दोनों को, यानी कि आपको भी, यानी कि जिसने केस फाइल किया है और जिसके अगेंस्ट फाइल किया, दोनों को एक ईमेल जाता है कि आपने केस फाइल किया है, और अपोजिट पार्टी को जाता है कि उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। नोटिस आर सेंड बोथ एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप व्हेन एमएसएमई काउंसिल कन्वर्ट, जब भी आपके एप्लीकेशन, क्योंकि ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन फाइल करते ही आपका केस की सुनवाई स्टार्ट हो जाती है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद एमएसईएफसी काउंसिल जो होती है वो आपको केस की प्रॉपर वेरिफिकेशन चेक करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट, सारे इनवॉइसेस, सारे लेजर चेक करने के बाद वो केस को कन्वर्ट करता है। अगर आपके कुछ समय तक कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है तो आपका केस रिजेक्ट भी हो सकता है। ईमेल एंड एसएमएस आर सेंट टू द बोर्ड एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप एमएसएमई काउंसिल नेसेसरी एक्शन, जब भी आपको कुछ होगा तो उससे रिलेटेड आपको जो भी एमएसएमई ईमेल और एसएमएस भी आपको भेजा जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, जिससे आपको प्रॉपर अपडेटेड रहे। टू हैव ए क्लोज मॉनिटरिंग डिलेट पेमेंट काउंसिल एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू मैनेजमेंट काउंसिल टू नेसेसरी एक्शन ऑन द एप्लीकेशन। और ये भी जो डिपार्टमेंट होता है वो क्लोज एक मॉनिटरिंग करता है कि जिससे हम जो भी एमएसएमई की एंटिटीज है उनको वो प्रॉपर तरीके से सही समय पे उनके पैसे की रिकवरी हो सके, और एक फैसिलिटेट सेंटर है जो कि उनका बेनिफिट ले सके। तो आप देखेंगे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि हाँ ठीक है किस तरीके से हम केस फाइल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। जैसे एफिडेविट का फॉर्मेट हो गया, एफिडेविट का फॉर्मेट है, यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मेट है, या और कोई सब फॉर्म है जो इसमें रिलेटेड है, उसको मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, जहाँ पे आप लोग मतलब जा करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो है अपने रिव्यू के अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कुछ हेल्प करने के लिए तो जो भी हमारा ईमेल आईडी है कम्युनिकेशन, वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके पैसे रिकवरी करने के लिए वो हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।